हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू यानी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। 1 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से कॉपी पेंसिल लेकर के आ जाइए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं कर पाई प्रॉपर अभी तरीके से। तो चलो कोई बात नहीं, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जो लोग एक्टिव मोड पे हैं अपने अपने हैंड को रेज करिए, अपने अपने हैंड को रेज करिए जो लोग इस समय एक्टिव मोड पे हैं। 1 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर 1। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 1 अक्टूबर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको दिखा दो मैम, तो आज यहाँ पर वही क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। यानी साबिया और याशिका के अलावा, नासरीन के अलावा देवजनी, सरिता, चलो चलो एक्टिव हैं, रीमा, सुनीता, जितने भी लोग एक्टिव हैं जल्दी से अपने हैंड को रेज करिए। हुजूर, और कौन कौन एक्टिव मोड पे है, जल्दी स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं अभी यहाँ पर उनको समझ में आएंगे कि कैसे करना है। सब लोग अपने अपने कॉपी पेंसिल को लेकर बैठ जाइए स्क्रीन के सामने। 12 अक्टूबर वाला भी मैं करवाऊंगी। कविता, दीपशिखा, सरदार, साबिया, चलो जल्दी करो बेटा, फटाफट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करो। साफिया, दीपू, यहां पर क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले जब भी डीआई का क्वेश्चन आता है हम लोगों के साथ क्या कंफ्यूजन होती है कि हमें यही नहीं पता होता है कि भाई साहब ये दे दिया इन्होंने, स्टूडेंट दे दिए, रेशियो दे दिया, ये वाले क्वेश्चन इस बार सबसे ज्यादा आए हैं और क्लास दे दी गई। करना क्या है, कितना डेटा है, किस पर निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए जो टोटल संख्या है, कोई बताएगा टोटल संख्या कितनी है? मनीषा, सत्यरंजन, गुड इवनिंग बेटा। अनीता, जिसको नहीं आता है उसको भी आज आ जाएगा समझ में। अभी मुझे बताइए, परसेंटेज किससे निकाला जाता है? टोटल संख्या से निकाला जाता है, टोटल जितने बच्चे हैं उससे निकाला जाता है, ठीक है। तो मुझे बताइए, मान लीजिए क्लास ए है, क्लास ए में 20% स्टूडेंट है, यानी ए में कितने बच्चे हैं? दिमाग लगाओ जरा सा इस चीज पे। टोटल संख्या सबसे पहले डीआई में सॉल्व करने से पहले आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। ये जो क्लू दिया होता है इसको पढ़ना होगा। सभी 6 कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या है 600। अगर आप 600 का 20% निकाल लोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ए है उसमें कितने टोटल विद्यार्थी हैं। 6 दूना 12 कर दो, कितना हो जाएगा? 120। क्यों? 0 0 भी तो कट होएंगे, 120 आंसर होएगा। कितना आंसर होएगा? 120। वेरी गुड। अब अगर 120 में इन्होंने कहा कि कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं तो क्या करेंगे? अब आपको ये पता लग गया ए में टोटल जो है 120 बच्चे हैं। 120 में अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं है, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हमें पता लग गया कि ए क्लास जो है उसमें 120 बच्चे हैं, क्योंकि 600 का 20% हो गया 120। वेरी गुड। अब अगर हमसे पूछा जाए कि उस 120 बच्चों में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं तो क्या करेंगे? अब 120 लिखा था, 120 में कितने लड़के, मान लीजिए हम लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे? लड़कों की संख्या को लिखिए ऊपर, दोनों को टोटल कर दीजिए, 3 2 5। अब डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। अब 24 इंटू 3 करिए, 3 चौको 12 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7। ये हो गई लड़कों की संख्या।
3 को हमने ऊपर लिखा, इसका मतलब 3 यहाँ पर जो दिख रहा है ये लड़कों की संख्या है, यानी 72। अब अगर हमें पता है कि टोटल 120 बच्चे हैं, उसमें अगर हम 72 लड़के हटा दें तो हमारा कितना आंसर होगा? 10 में 2 गया, कितना गया? 8 बचा। अब कितना बचा? कितना बचा भाई? कितना होएगा आंसर? अगर 120 में 72 होगा, 72 120 में 72 को माइनस करिए जरा, कितना आंसर होगा जल्दी से बताइए जरा। तो आपको संख्या मिल जाएगी किसकी? लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। 120 में 72 को माइनस करिए, यानी टोटल संख्या से लड़कों को घटा दीजिए, तो पता लगेगा 48, यानी ये हो गई बॉयज की संख्या और ये हो गई हमारी गर्ल्स की संख्या। आपको समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होगा? 48 72 टोटल करोगे तो 120 आएगा। 120 यानी टोटल आपको क्या करना है? ऐसे डीआई के क्वेश्चन में, ऐसे डीआई का क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले टोटल देखिए कि टोटल में से हमें परसेंटेज निकालना है। अगर लड़के लड़कियों की संख्या पूछी जाएगी तो जिसके बारे में भी पूछा जाए उस संख्या को लिखिए ऊपर। अगर लड़कियों की पूछी जाती तो हम क्या करते? 2 को ऊपर लिखते, नीचे 5 ही लिखते। यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई कक्षाओं के युग्मों में, यानी पेयर ऑफ क्लासेस, किन 2 कक्षाओं में लड़कों की संख्या एक समान है? कैलकुलेशन आ गया, सेम प्रोसेस बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ए और सी एफ, अब यहां पर देखो ए सी एफ डी ई, ए सी एफ डी ई, इन सब पे मेहनत करनी है। लड़कों की संख्या समान है, ऐसा बताइए कौन सा है 2 ग्रुप? साबिया क्या नहीं आ रहा बेटा? बहुत सिंपल है। पहले जो ए है, ए का तो मैंने तुम लोगों को आंसर बता ही दिया, 72 लड़के पता चल गए ना। 600 बच्चे हैं, 600 में से 20% निकाल लो, 20% में लड़कों का निकाल लो, 3 2 5, पहले तो 3 दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद संख्या कितनी होती है? 5। 5 को लिखो नीचे। अगर लड़कों की संख्या पूछी जाए तो 3, लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो ऊपर 2 लिखो। 72 यहां लड़कों की संख्या आ गई। अब किसका निकाल लो? सी का, क्योंकि बी कहीं पर भी यहां दिया नहीं गया है। तो फिर क्या करेंगे? 600 का 16%, 600 का 16%, जल्दी निकालिए जरा, सबका निकालना शुरू करिए बेटा। वहां पे तो क्या होगा ना कि ये थोड़ी ना होगा कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि जल्दी जल्दी क्या करना है क्या नहीं। 96, 16 छंग 96, ठीक है। अब इन्होंने लड़कों की संख्या की बात करी है, 5 और 3 को जोड़ दो, 8 हो गया। लड़कों की संख्या कितनी है? 5, उसको लिख दो ऊपर, डिवाइड करिए। सी के बाद डी का भी निकालिए, 600 का 15%, कितना हुआ? जोड़ते जाइए, 15 इंटू 6 करिए, 90, 15 छंग 90, 0 0 क्यों हटा दिया? डिविजिबल हो जाएगा 100 से। 8 7 कितना हुआ? 15, क्या हुआ? 15 हुआ। तो 15 को क्या करेंगे हम? 15 को लिखेंगे, टोटल को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे और ऊपर किसको लिखेंगे? लड़कों की संख्या यानी 8। अब इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए, यानी सी डी, फिर किसकी बात हुई है? ई और एफ की। सेम ऐसे ही प्रोसेस ई और एफ में चलेगा। अब सिर्फ आपको ये बताना है कि लड़कों की संख्या कौन सी दो ऐसे ग्रुप हैं जहां पे सेम है, डी एंड एफ। याशिका ने निकाला है आंसर, नित्या जल्दी करो। नगमा बिल्कुल हार्ड नहीं है बेटा, सिर्फ कैलकुलेटिव है। 16 छंग, यहां 2 0 हटा दो क्योंकि 100 से डिवाइडेड होंगे, तो 16 का 6 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोग को कुछ नहीं करना। 21 इंटू 6 कर दो, सीधी सीधी बात ही खत्म हो गई। तो 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। कितना हो जाएगा? इसको करो जरा कैलकुलेट, 16 इंटू 6 करके देखो, कैलकुलेटिव ही आएगा, डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में।
पहला आपने निकाला 600 का 3/5 इंटू 20%। एक ही बात हो रही है 20%। कितनी है यहाँ पे संख्या? 3 2 5, 5 को लिखा नीचे, लड़कों की संख्या पता करनी है, 3 ऊपर लिखा। पहला निकला 72 लड़के, सी का निकला 60। हमने कहा था बी स्किप कर दो क्योंकि बी ऑप्शन में ही नहीं है। डी देखिए 48, ई में देखिए 72, एफ में देखिए 48। अब अगर आपने जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया तो आप आराम से समझ जाओगे डी और एफ में लड़कों की संख्या सेम है, डेट इज 48। 126 कौन सा निकला अनीता? अच्छा, कितने लोग सच में कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को? सरिता, कितने लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व सच में करने की कोशिश करें? एक चीज समझ लो, कहते हैं ना अगर हमें स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग सीखने के लिए पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। वही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। अगर हम डीआई को सीखना चाहते हैं तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से समझो। पहले यहाँ पे 600 लिख लो, 600 का 20%, 6 दूनी 12, 2 जीरो हटा दो क्योंकि 100 से तो वैसे भी डिवाइड करोगे, तो 6 दूनी 12 सीधा सीधा, और उसके बाद यहां से इसको दोनों को जोड़ लो। जो संख्या आपको निकालनी है, लड़कों की निकालनी है, तो उस संख्या को बस ऊपर लिखो, सीधा सीधा आंसर निकाल दो। कितना डिफिकल्ट है ये? कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लता, साबिया, बेटा ये चीजें तभी होंगी जब हम इसको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिए ये डीआई का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 10 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चंस किसके बराबर हैं? 10 नंबर के। अगर आपने 50 मान लीजिए क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 10 नंबर आपके चले गए। तो 10 अगर नंबर चले गए तो कितने बचे आपके पास? 40। उस 40 में आपके आरसी के भी 10 नंबर हटा दो, बचे 30। अब उस 30 में आपकी थ्योरी ऐसी आती है कि जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, देन क्या करोगे आप? तो सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जब मैं ये पीडीएफ आप लोगों को देती हूं, आप में से बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग सच में चाहते हो ना जेआरएफ को लेना, सच में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो क्वेश्चन को जब मैं आपको पीडीएफ दूं तो उसमें से डीआई के क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2, सभी 6 कक्षाएं कौन कौन सी क्लासेस हैं? ए बी सी डी ई और एफ 6 में अध्ययनरत लड़कियों की संख्या का औसत कितना है? अब देखिए कैलकुलेशन, कब का क्वेश्चन पेपर है वो भी समझ लीजिए। 1 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1। 1 अक्टूबर को पूछा गया क्वेश्चन, यानी आज से 3 महीने पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये। काजल बेटा, क्लास स्टार्ट तो 8:30 बजे होती है, बट क्या करें थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया जिसकी वजह से डिले हो गया। तो अब यहाँ पे 1 अक्टूबर समझ सकते हो, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ऐसा ही पैटर्न इस बार भी देखने को मिलेगा। अभी आपने लड़कों का निकाला था, अभी आपको सारी की सारी लड़कियां निकालनी है। अभिजीत निकालना शुरू करो बेटा जल्दी से। अभी आपने लड़कों का निकालना था, लेकिन अभी यहां पर सभी का निकालना है। सभी का मतलब है 600 का 20%, 600 का 12%, 16%, 15%, 21%, 16%, या फिर 600 लिखिए, इंटू करिए 20%, इनटू, फिर से इनटू करिए यानी मल्टीप्लाई करिए। अब की बार किसका पूछा है? लड़कियों का। तो यहां पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 2। उस 2 को लिख दीजिए ऊपर, और नीचे 3 और 2 5 को लिख दीजिए यहाँ पे। 100 यहां से गया, 100 600 हो गया, ठीक है भाई। 5 चौको 20, 6 चौको 24, और 24 इंटू 2 कितना हुआ भाई? सिंपल फॉर्म में कितना हुआ? लड़कियों की संख्या ए में 48 निकाली थी हमने,
कितनी निकाली थी गर्ल्स की संख्या? 48 निकाली थी। सेम आ गई? आ रही है बात समझ में? अगर लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, मैंने ए का आपको निकाल के दिखा दिया बेटा। अब फिर से कर दो, जो भी टोटल संख्या है, टोटल संख्या कहाँ है? ये रही 600। 600 का जल्दी से कर दो 12%। ठीक है, फिर क्या करना है? 3 और 1, यानी एक संख्या है लड़कियों की, नीचे लिख दीजिए 3 और 1 4। अब क्या करेंगे? 100 से 600 यानी 6 आ गया। 12 छंग कितना हुआ? या ऐसे कर सकते हो 4 तिहाई 12। अब सीधा सीधा 6 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 3 छंग 24, निकल आई लड़कियों की संख्या। भाई कितना टाइम लगता है कैलकुलेशन में, अगर हमें प्रैक्टिस है उस चीज की। नित्या, सारी पीडीएफ वहीं पर है बेटा। अभी कुछ क्लासेस की मैंने रिकॉर्डेड डाली थी, जिसकी पीडीएफ नहीं होगी वो भी ऑलरेडी ही वहां पर अवेलेबल है। अभी बताओ यहाँ पे ए का बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो बच्चा। अगर आप चाहते हो ना सक्सेस पाना, शॉर्टकट मत ढूंढो बेटा, शॉर्टकट से कोई फायदा नहीं है। मैं वेट कर रही हूं। आप ए का मैंने बताया 48 है। हाँ, ये वाली क्लास दोपहर को 2 बजे होती है, बट थोड़ा सा मैं बिजी थी जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाई। सो मैंने कहा नहीं, PYQ आपको करना ही करना है, दैट्स वाई मेरे को पैटर्न दिखाना था, मैंने अभी शेड्यूल करी। ठीक है, तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप निकालना शुरू करिए। ABCDEF। जब आप टोटल गर्ल्स को निकाल लेंगे, टोटल गर्ल्स को निकाल लेंगे, तो उस टोटल को लिखेंगे आप ऊपर। कितनी क्लासेस हैं? 6। उसको, क्योंकि हमें औसत भी पूछा गया है, गर्ल्स को निकालने के बाद टोटल संख्या लिखिए गर्ल्स की, अपॉन लिख दीजिए 6। टोटल जो आएगा 6 से भाग देने पे आएगा, तो कितना आंसर होगा? प्राची, अभी एक्चुअली बेटा 1 वीक से मैं प्रॉपर क्लास नहीं ले पाई हूं। अभी जितनी क्लासेस मैं लाइव लूंगी उस सभी का पीडीएफ मिलेगा बेटा। वो रिकॉर्डेड क्लास थी, दैट इज वाई कि वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाई पीडीएफ। जल्दी से ए का बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, डी का बताओ। ये मन के घोड़े हैं बेटा, जिसको आपको खुद को लगाम देना है। कोई आकर के आपको सिखा नहीं सकता है, सिखा सकता है लेकिन रटा भी नहीं, रटने वाला काम ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या सीखोगे, क्या रटोगे? प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। क्या आंसर होगा? अनु ए आपने आंसर किया, साबिया डी आंसर किया, पर मैंने यह पूछा ही नहीं है कि ए आंसर होगा, बी आंसर होगा, सी आंसर होगा या डी आंसर होगा। मैंने पूछा ए का कैलकुलेशन कितना होगा, ए में कितनी लड़कियां हैं, बी में कितनी है, सी में कितनी है, डी में कितनी है, ई में कितनी है, एफ में कितनी है। क्या करना था? ए से एफ में अध्ययनरत लड़कियों की संख्या, हमें पता है टोटल तो हमारा सेम है, निकाल लीजिए। सेम प्रोसेस है यहां पर भी, सेम प्रोसेस है यहां पर भी, बट ये थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है। 246 लड़कियां निकल के आएंगी। जो मैंने प्रोसेस बताया है वो इजी है एज कंपेयर टू दिस। तो आपने क्या करना है, एवरेज कैसे निकालना है? टोटल लड़कियों की संख्या मिल गई 246, एवरेज निकाला 41। वो ज्यादा इजी है, जिसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। अंबिका, मी टू बेटा, अभी समझ में आई? बच्चे एक चीज समझ लो, 1 अक्टूबर का पेपर है, इसका मतलब है आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। बिना सॉल्व किए तो कुछ पार नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए अगला। यदि कक्षा ए और कक्षा सी में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर P और Q है, ए और सी में लड़के और लड़कियां निकाल लीजिए, यानी बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकाल लीजिए, और इन्होंने कहा कि उनमें जो अंतर है वो P और Q है। तो Q के संदर्भ में, Q क्या है? लड़कियां, तो लड़कियों के संदर्भ में P का प्रतिशत कितना है, यानी लड़कियों के मुकाबले लड़के कितने हैं? सिंपल सा ये आंसर है, क्वेश्चन है आपके सामने।
सॉल्व करना शुरू करिए, सब समझ में आएगा। देखो हम लोगों को ना जब तक रास्ते पता नहीं होते तो पता ही नहीं चलता किधर को जाना है। तो हाँ, यहां पर हम आपको यही कह रहे हैं कि समझते चलो। यदि कक्षा ए और सी में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर क्रमशः P और Q है, यानी A का निकाल लीजिए लड़कों की, यहां तो आपको पता ही था कितना था, 72 और 48 था ना, ये आपको अभी आपने पहले ही कैलकुलेशन में निकाल दिया था। C का निकाला था अभी 16%। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर, C का कितना निकाला था यहाँ पे, अभी C का निकाला था, C का कितना निकाला था कोई बताएगा? A का तो निकाल लिया था, C का बताओ जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को, A और C में लड़कों की संख्या में अंतर, A और C में Q क्या बोला था, लड़कियों की संख्या। हमने क्या किया, 600 का पहले यहां पर A निकाल लिया और फिर हमने C निकाल लिया। टोटल डिफरेंस जो रहा वो कितना रहा, 12 का। A और C में लड़कियों की संख्या में अंतर, लड़कों की संख्या में अंतर, लड़कियों की संख्या में अंतर, और उसके बाद उनका प्रतिशत बताना था जो कि था 100%। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर, लड़कों की संख्या थी 12, लड़कियों की संख्या भी निकली 12, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सेम प्रोसेस ही आएगा आपका। ए और सी में लड़कों की संख्या में अंतर और ए और सी में लड़कियों की संख्या में अंतर, क्योंकि टोटल हमारा समान है तो 600 का डायरेक्ट आप निकाल लो 20%, और उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें 16%, और उसके आगे लड़के लड़कियों की संख्या कैलकुलेट करोगे तो ही जल्दी समझ में आएगा। साबिया क्या करना है बेटा, 600 संख्या दी गई है, 600 को लिख लो, 600 का 20% आपने निकाला था, कितना आया था 120, उसमें लड़कों की संख्या कितनी थी 72 थी, लड़कियों की कितनी थी 48 थी। अभी इन्होंने क्या बोला कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का डिफरेंस बताना है, तो पहले लड़के निकाल लो, यहां पर भी लड़के निकाल लो, लड़कों लड़कों को आपस में माइनस करो, लड़की लड़कियों को आपस में माइनस करो, और देखो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है। करके देखो बेटा, तभी समझ में आएगी ये चीज। चलो आगे क्वेश्चन देखो, दिमाग वो मत करो, स्ट्रेस में कभी चीजें समझ में नहीं आती हैं, याद रखना। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, थोड़ा समझ में आया कोई बात नहीं। कक्षा F में लड़कियों की संख्या से कक्षा B में लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, सॉल्व करिए। एग्जाम में क्या होगा, नहीं सरिता दोपहर की क्लास आज नहीं हुई थी बेटा, इंदर समझ में आ रहा है, 48 लड़कियों की संख्या साबिया, पहले परसेंटेज निकालो, मान लो 600 टोटल संख्या दी है, 600 का 20% निकालोगे तो कितना बनेगा 120 बनेगा। अब 120 का जब परसेंटेज निकाल, लड़के लड़कियों का रेशियो निकालोगे, यानी पहले परसेंटेज निकालो फिर रेशियो निकालोगे, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, टोटल को लिखो नीचे, यानी 5 को लिखो नीचे, 120 इंटू, जैसे लड़कियों का निकालना है तो 2 ऊपर लिखो, नीचे टोटल लिखो। आज समझ आ रहा है, वेरी गुड, समझोगे तो सब समझ में आएगा बेटा। और सबसे अच्छी बात है यहां आपका सॉल्यूशन भी दिया गया है, यहां पर सॉल्यूशन भी दिया गया है, बट आई थिंक ये सॉल्यूशन इसका गलत दिया हुआ है, यहां पर थोड़ा मिसिंग है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा मिसिंग है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ F में लड़कियों की संख्या निकाल लेनी है और B में लड़कों की संख्या निकाल लेनी है, और बताना है कि कितने प्रतिशत अधिक है, यानी जो लड़के निकलेंगे B में, जितने भी बॉयज निकलेंगे
उनसे क्या करना है, जो एफ की लड़कियां हैं उनको माइनस कर देना, इनटू 100 कर देना, ठीक है। आपका आंसर उसी से ही निकलेगा। ये वाला इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अभी मत देखो, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहां पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। चलो चलो कोई बात नहीं, अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो अपन डीआई छोड़ दिया, हमने डीआई को छोड़ दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब हमारे सामने आ गया कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट, मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड। शैलेन फोकस करिए क्लास में, लालमन फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अभी ये शीट जो है मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोग दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि कैसे क्या आंसर आएगा, ठीक है। शांति, हीरा, जल्दी सब लोग आंसर करो। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ गया H9B, बेटा इसका आंसर जो सही होगा वो होगा संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है, संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को। मीडिया के द्वारा संप्रेषण संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को संदर्भित करता है। संप्रेषण किसी भी संप्रेषक के सांस्कृतिक मूल्य मानदंडों को दर्शाता है। कम्युनिकेशन क्या दर्शाता है, कैसे आप बात कर रहे हो, आपके जो कल्चर वैल्यू है उसको बताता है। किसी संप्रेषक के संप्रेषण को देखकर हम उसके नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों का पता लगा सकते हैं। मीडिया के द्वारा संप्रेषण सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा किए गए संचार को संदर्भित करता है, और वर्तमान में हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं वह कंप्यूटर से संबंधित है। यानी सामने वाला बंदा कितना जो है कल्चर्ड है, वेल कल्चर्ड है, या बेवकूफ है, या जैसा भी आपको लग रहा है उसकी बातों से समझ में आने लग जाएगा। तो हमने क्या करना है, मीडिया के द्वारा जो संप्रेषण होता है किसको परिलक्षित करता है कि सामने वाला किस तरीके के बैकग्राउंड से आता है, तो उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कम्युनिकेटर, इसका सही आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? अभी देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, और आपका जो टाइम है स्टार्ट करती हूं अब। कोई लाइफ लाइन नहीं है तो डायरेक्टली आंसर करते चलो। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई सब लोग। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप सभी को आता है। राजवीर 360 पर भी नहीं आ रहा सेटिंग? 360 पे बेटा करके देखो। क्वेश्चन है कि कुमारी मधु एक वेब लिंक पर क्लिक करती है, जैसे लिंक आप लोग देखते रहते हो ना, लिंक आती होंगी आप लोग देखते होंगे। एक वेब लिंक पर क्लिक करती है और जो उसे अपने फोन पर संदेश में प्राप्त हुआ, यानी किसी ने उसको मैसेज में एक लिंक भेजी, इसमें उसे किसी रुचि के गंतव्य तक समानार्थ यात्रा का वचन दिया गया है। उसने अपने मित्र अरुण को यह संदेश अग्रेषित कर उसे भी यही करने के लिए कहा, परंतु अरुण ने इनकार कर दिया और मधु से कहा कि उसके ऑनलाइन खाता, नाम, लॉगिन सूचना, पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत निजी सूचना चुराई जा सकती हैं और उसे ऐसे हमलों से सावधान रहना चाहिए। तो ये किस तरीके के हमले होते हैं या किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, ये आपको बताना है। क्या कहलाती हैं ये सब चीजें, किस तरीके के अटैक्स है? फिशिंग, स्पैमिंग, स्कैमिंग या प्लेगरिज्म? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? यानी जब आपको लिंक भेजा गया और उस लिंक में मान लो संजय कुमार को बोला गया भाई आपको घूमने के लिए वर्ल्ड टूर मिल रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक कर दो। उसने नित्या को वो लिंक सेंड कर दी, बट नित्या कह रही है मैं ऐसा काम नहीं करूंगी क्योंकि ये बड़ा डेंजरस है भाई, ऐसे में तो क्या होगा कि कोई हो सकता है डेटा चोरी कर ले। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? फिशिंग। ऑप्शन नंबर 1 फिशिंग।
कुमारी मधु एक वेब लिंक पर क्लिक करती है जो उसे अपने फोन पर संदेश में प्राप्त हुआ। इसमें उसे रुचि के गंतव्य तक समानार्थक यात्रा का वचन दिया गया। यानी जहां पर भी आप ट्रेवल करना चाहते हो, या जो आप मान लीजिए कोई कोई सेल के अकॉर्डिंग होता है कि भैया सेल लगी है, आप इस लिंक पर क्लिक करिए, आपको 100% की छूट मिल रही है ना। तो अगर इस तरीके का कोई लिंक आता है जिसमें आपकी ऑनलाइन खाता या फिर निजी जानकारी चुराई जा सकती है, तो ऐसे जो हमले होते हैं फिशिंग होते हैं। फिशिंग क्या होता है? एक तरीके का साइबर क्राइम जिसमें ईमेल, कंप्यूटर में खोली गई वेबसाइटों का उपयोग करके हमारे पर्सनल डिटेल चोरी की जाती हैं। और इसीलिए जनरली आप देखते होंगे जितने भी बैंक्स हैं वो लोग अपने कस्टमर को लिंक जो है मैसेज सेंड करते हैं कि प्लीज आप किसी भी लिंक पर या किसी भी ओटीपी को आप बिना वजह किसी को मत शेयर करिए, ठीक है, ताकि आप लोग फिशिंग का शिकार ना होने पाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभी तो मजे वाला क्वेश्चन हो गया, अभी थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन हो जाए। अरस्तुवादी न्याय वाक्य में आधार वाक्य में मुख्य पद लघु पद अलग अलग होते हैं, यद्यपि मध्यम पद द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इज न्यायिक न्याय वाक्य में सभी तीनों पद उपनय में संश्लेषित होते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरस्तु का यहाँ न्याय वाक्य यानी आपका लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन, पंकज आंसर करो बेटा जल्दी से। अरस्तुवादी न्याय वाक्य में आप जानते हो यहां पर क्या होएगा? मध्यम पद, मिडिल टर्म, माइनर टर्म की बात हो रही है। तनवीर किसमें 6 आया? अभी उसको अच्छे से डीआई को बेटा सॉल्व करना, देन फिर टेलीग्राम पर मुझे शो करना कि कहां पे क्या इशू आ रहा है, क्या चीज समझ नहीं आ रही है। इसका आंसर तभी मिलेगा जब सारे बच्चे एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को। जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो, देन मैं इसका आंसर दिखाती हूं कि देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो भाई सब लोग। कहना पड़ता है, कहना नहीं चाहिए भाई, फटाफट खुद से लाइक करना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। चलो आगे देखो भाई, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही सही है। मैंने गलत पे टिक कर दिया ना, मुझे लग ही रहा था। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है। मिडिल टर्म और माइनर टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, वो आपके प्रीमाइसेस में होते हैं, ये बात भी सही है। और जो आपका एप्लीकेशन है, सिंथेसिस है, इन न्याय सिलोगिज्म ऑल द 3 टर्म्स, जितने भी 3 टर्म्स होते हैं किसमें आते हैं? सिंथेसाइज्ड होते हैं उपन्याय में, ठीक है, दोनों ही सही है। न्याय निगमन भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों में से एक है। गौतम न्याय दर्शन के प्रमुख प्रस्तावक हैं। न्याय निगमन परमाणु बहुलवाद और तार्किक यथार्थवाद का दर्शन है। न्याय दर्शन के 4 प्राण धारणा, अनुमान, सम्यक तर्क और प्रमाण हैं। इंग्लिश में, हिंदी में एक बार जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू हुजूर। अंबिका, शांति बेटा थैंक यू। चलो अभी आंसर करो बेटा, जल्दी से पढ़ लो। पढ़ लिया तो एक बारी थम्स अप करो जरा। चंद्रा सही थे, वेरी गुड। पढ़ लिया तो दीपशिका क्या क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? आज थोड़ा नेटवर्क इशू भी है, पता नहीं क्या चक्कर है, स्टार्ट भी नहीं हो रही थी क्लास। एक बार क्लास को बैक करके फिर से स्टार्ट करो। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? Education is the manifestation of perfection already in man was stated by। इनकी कभी कभी बुक भी पूछी जाती है। 8 बजे का टाइम मैं देखती हूँ बेटा, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं बाहर से आई हूं तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें प्रॉपर रूटीन में आ जाए।
जल्दी से इन सब की बुक्स का नाम भी बता दो जरा एक बार, किस किस के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए फेमस है भाई, जल्दी से बताओ। शहजादी बेटा चाय वगैरह लेकर आ गई है, क्या बात है, चाय की जरूरत थी। बताओ बेटा, सत्यरंजन सही आंसर। 70 को क्रॉस करोगे तो आप पास आउट हो गए, याद रखना इस बात का। सत्यरंजन का आंसर बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए विशेष रूप से स्मरण किया गया। रामकृष्ण मिशन का गठन किया इन्होंने, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र दत्त ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इनमें से प्रकृतिवादी कौन है, नेचुरल अगर हम बात करें, प्रकृतिवादी कौन है ये इनमें से? पेपर 1 में कम से कम बेटा कोशिश करो कि 50 नंबर का अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 30 कम से कम 30 क्वेश्चन सही हो। गीतांजलि इनकी थी। प्रकृतिवादी इनमें से कौन से हैं? वो है आपके स्वामी विवेकानंद नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर है आई थिंक प्रकृतिवादी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन नहीं, पहला जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। पहला पेपर जो होगा वो 50 नंबर नहीं 50 क्वेश्चन का होगा, यानी पहला जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर मार्क्स के चक्कर में पढ़ोगे तो कभी समझ ही नहीं पाओगे कि कितना स्कोर करना है। तो आप कोशिश करिए कि 50 में कम से कम 30 क्वेश्चन हम सही करके आए पेपर 1। इसको देखना बंद कर दो कि नंबर को देख करके हम कैलकुलेट करें, नंबर को कैलकुलेट करना बंद करो। 30 प्लस सॉल्व करके आओ करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके होते हैं 200 के। फिर मैं कह रही हूं मार्क्स को मत देखिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की सोचिए। तो कम से कम सोचिए कि 70 प्लस आपके करेक्ट होने चाहिए। पेपर 1 में 30 प्लस, पेपर 2 में 70 प्लस, तो ही आपका जो सही है, जो आपका जेआरएफ है, जो नेट है, वो क्वालिफाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। निरपेक्ष तर्क वाक्यों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें प्रतिवर्तन वैध है? क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अगर मान लो पेपर 1 में आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो आप पेपर 2 में उसको कवर कर सकते हैं। 40% दोनों में मिनिमम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए पेपर 1 में आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो कोशिश करिए कि जो पेपर 2 है उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए। हाँ 20 मिनिमम क्वालिफाइंग है, बट 20 से सिलेक्शन नहीं होता बेटा। अब ये क्वेश्चन है कि निरपेक्ष तर्क वाक्यों के निम्नलिखित प्रकारों में कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कॉन्ट्रापोजिशन इज वैलिड। ऑप्शन नंबर डी, कुछ एसपी नहीं है, कोई भी एसपी नहीं है, सभी एसपी हैं। उपरोक्त सभी तर्क वाक्यों के प्रकारों में प्रति परिवर्तन वैध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन को देखिए किस तरीके के क्वेश्चन इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे। ऑप्शन नंबर डी, हालांकि कुछ लोगों का बाउंस मार गया होगा। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल, सॉल्व करिए जरा, आपको टाइम देती हूं मैं 1 मिनट का। मान लीजिए जरूरी थोड़ी ना है कि जो पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए उसी से ही इन्होंने फिगर चेंज कर दी, वहां से क्वेश्चन आ गया, तब क्या होगा? मान लो कभी कभी सरप्राइजिंगली आपका क्वेश्चन बदल के आ जाता है, तब क्या करेंगे आप? सॉल्व करिए। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को? तुक्का मारो या जो मर्जी करो, पर आंसर सही आना चाहिए। किसी कक्षा के वर्ग के 25 विद्यार्थियों के औसत का भार 60 किलोग्राम है, जबकि उसी कक्षा के वर्ग के 35 विद्यार्थियों का औसत भार 62.5 किलोग्राम है। कक्षा के सभी 60 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा? राजवीर दुखी मत हो बेटा, एक बार वीडियो को बैक करके फिर से स्टार्ट करो।
कभी कभी तुक्के भी सही हो जाते हैं, याद रखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आएगा। जहां पे लगता है कि हम 100% श्योर हैं वहां पे तो करेक्ट करना है, वहां तुक्का नहीं लगाना। बट जहां पे लगे कि यार कंफ्यूजन लग रही है तो दिल जो बोले, पहली आवाज दिल की निकलती है, दूसरी आवाज दिमाग की निकलती है। दिमाग गलत हो सकता है, दिल गलत नहीं होता। पहला आवाज जो आती है ना वो हमेशा करेक्ट होती है। और हम लोग किसकी आवाज सुनते हैं? दिमाग की आवाज सुनते हैं। कक्षा ए वर्ग के 25 विद्यार्थियों का जो कुल भार है कितना है? 25 इंटू 60 कर दीजिए, 1500 किलो। उसी कक्षा के वर्ग के 35 विद्यार्थियों का औसत है 62.5, तो कितना निकला? 2187.5। इन्होंने लिखा कि कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार बताइए। तो क्या किया? यहाँ पे टोटल लिख दिया ऊपर, नीचे क्या किया? कितने विद्यार्थी बोले गए? 60 विद्यार्थी। 60 विद्यार्थियों को नीचे लिखिए, टोटल निकालेंगे तो 61.46। बिल्कुल, पहली आवाज हमेशा सही होती है। ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि पहले अगर हम मान लीजिए कोई चीज औसत में दी होती है तो हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। औसत में दी गई संख्या जब उसको हमने वापस से टोटल कर लिया तो टोटल आंसर आ जाएगा 1500 किलो। 25 है विद्यार्थी, कितना वजन औसतन है? 60 है, तो आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे ही मान लीजिए 25 विद्यार्थी हैं जिनका जो टोटल औसत भार है कितना है? 62.5। उसको टोटल कर दिया तो कितना आया? 2187.5। कैसी तो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी संख्या दी है, आपस में टोटल कर दो। नीचे 60 विद्यार्थियों की बात हुई है तो 60 को देखो, टोटल बता दो जरा। कभी तुक्का सही नहीं होता। पहले कोशिश करो कि तुक्का लगाने की जरूरत ही ना पड़े। पहले कोशिश करो तुक्का लगाने की जरूरत ना पड़े, इतनी अपनी तैयारी हो। और तैयारी कैसे होगी? प्रैक्टिस से। सॉल्व करिए। अब ये क्वेश्चन तो आपका हायर एजुकेशन से है तो अब तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ना मैथमेटिकल है, ना डीआई है, ना कम्युनिकेशन है। पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC दैट इज मूक्स को विकसित करने का काम किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? लास्ट में बता दूंगी तुक्के का भी ट्रिक। ऑनलाइन एग्जाम होता है बेटा। मूक को पूर्व स्नातक विषयों के लिए विकसित करने का जो काम दिया गया है, लालमन आंसर करो बेटा, वो किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? चलिए आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, CEC को दिया गया है, यानी शैक्षिक संचार संकाय। कितने लोगों का आंसर सही हो गया आज? इस क्वेश्चन में कितने लोगों का? ओ हो OMG, पूरी क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई है। नहीं, पार्वती ने बचा लिया भाई, डूबती नैया पार्वती ने बचा ली। पार्वती का और जूली का सही है और बाकी सबकी नैया डूब गई। यहां पे गलत तुक्का लगाया है भाई, लेकिन पार्वती ने थोड़ा सा बचा लिया आप लोगों को, नहीं तो सभी बोल्ड थे। पार्वती जूली सही है, वेरी गुड पार्वती। पार्वती के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए। वहां पे आपको रफ पेपर मिलेगा बेटा, बहुत बढ़िया। ए आंसर रीता, ए आंसर नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यही तो क्वेश्चन को ये लोग घुमा देते हैं। पूर्व स्नातक विषयों के लिए मूक को विकसित करने का काम शैक्षिक संचार संकाय को दिया गया। कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। शैक्षिक संचार संकाय ई सामग्री के विकास और प्रसार के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करता है और यह संस्थान
सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। देश भर में यह संस्थान डिजिटल शिक्षा सामग्री के बड़े संस्थानों में एक है। मूक का फुल फॉर्म क्या होता है बेटे? मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन की है, वेरी गुड लता। देखो बेटा, अगर सामने वाला उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, अगर हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी थोड़ी सी कमी है कहीं पर। जल्दी से मुझे बताएं, AICTE में सी का क्या मतलब होता है? रफ पेपर मिलता है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको कितना चाहिए। सृष्टि वेरी गुड बेटा, शेख, रुखसार, जया, पार्वती वेरी गुड। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और यहां पर एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा, वो है AICTE की स्थापना कब की गई, और सी का क्या मतलब होता है? कभी कभी बीच से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये बताइए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना का जो ईयर है वो क्या है? मनीषा, टेलीग्राम ज्वाइन करो बेटा। ऑलरेडी YCT की कंपटीशन बुक जो है PYQ डली हुई है, उसको उठा के पढ़ो। बहुत सारा कंटेंट है, नई बुक लेने की अभी अगर आप फरवरी में एग्जाम देने जा रहे हो तो जरूरत नहीं है। बहुत कंटेंट है वेबसाइट पे, बहुत कंटेंट है टेलीग्राम पे। ईयर बताइए चलिए जल्दी से, राधा, काजल। 1885 AICTE की स्थापना कब की गई? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नवंबर 1945 में, नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई बेटे। जितनी भी एजुकेशनल रेगुलेटरीज है हायर, उनको तो बहुत ध्यान से पढ़ लो क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपका आएगा। 1985। भाई एक बात बताओ, आप में से वो लोग अपने अपने हाथ उठा लो जरा जिनके पास एंड्रॉइड फोन है। किनके पास एंड्रॉइड फोन है? अगर एंड्रॉइड फोन होने के बाद भी हम गलत आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर रहे। हमें क्या करना है? मैंने आपसे कभी मना नहीं किया कि आप अपने फोन का यूज ना करें, डेफिनेटली करें, सर्च करें। जितना ज्यादा सर्च करोगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो क्यों नहीं सर्च करते हो बेटा? जितनी देर मैं वेट करती हूं आपका, सर्च करके बताया करो बेटा। क्या फायदा है अगर हम लोग सर्च नहीं करते उस चीज को? क्या फायदा कि अगर हम क्विज नहीं करते उस चीज से? पहले का टाइम ऐसा था कि जब किसी के पास में यार मोबाइल ढंग से होता ही नहीं था। पहले का जो टाइम था, जब लेंथी क्वेश्चंस आते थे, ठीक है ना, पूरे डिस्क्रिप्टिव आते थे, और तब से अब का टाइम बहुत बेटर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आंसर करो इस क्वेश्चन का जल्दी से। अक्षु आंसर करो बेटा जल्दी। नसरीन, दीपशिखा, कुलदीप। 1945 सेक्शन 52 में आती है AICTE। वेरी गुड कुलदीप। हमें ये थोड़ी ना, तुम लोगों को पढ़ाने का क्या मतलब, बच्चे थोड़ी ना हो जो तुम लोग को पढ़ाने बैठे हैं। छोटे बच्चे हो क्या? नहीं हो। तुम लोग हमें बताओ बेटा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। आप एक रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के लेवल पे हो, समझ रहे हो? जहां आप PhD करने जा रहे हो, आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, वहां पे आपको क्या करोगे? बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे या खुद आंसर बताओगे? क्या करोगे? सबके पास इस टाइम पर मिल जाएगा, बट यूज कौन करेगा? अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम
बिल्कुल ही उस लेवल पे हैं कि जहां पे हम कुछ करना ही नहीं चाहते। गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2022 में 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 1 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को। 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। डेटा न्यूनीकरण, गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डाटा रिडक्शन से। Both qualitative quantitative research are concerned with data reduction. Both the research approach use analyses that help us to explain, describe and compare things that we are interested in. While qualitative research does this through analysis of word, text and explanation, whereas quantitative research does through reducing your data into numerical form or into graph. Data reduction, मैं आपसे क्वेश्चन, मुझे थोड़ी ना जवाब देना है, आपने जवाब देना है भाई। कौन क्लासिकल भारतीय न्याय मत के संस्थापक का नाम है? चलिए आंसर करना शुरू करिए। ऑप्शन ए कुमारिल, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी गौतम, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर कृष्ण। गलत क्यों हो रहा है? इसका मतलब है हमारा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है। जिस दिन हम अपने पॉइंट पे आ जाएंगे, ना तो क्वेश्चन गलत होगा, ना हमें समझने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सी का मतलब काउंसिल। तनवीर वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाओ बेटा, तुम्हारा वीडियो बहुत पीछे चल रहा है, तुम बहुत पीछे से ज्वाइन किया लग रहा है, आगे बढ़ाओ। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गौतम। अभी अभी आपको इसी क्वेश्चन का मैंने दिखाया था, अभी पीछे बैक में अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा रुकना जरा। न्याय मत के संस्थापक यहां पर देखिए जरा, गौतम न्याय दर्शन के प्रमुख प्रस्तावक हैं। अभी अभी बताया था, फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों का गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? क्योंकि हमने ध्यान से उस चीज को नहीं पढ़ा। ठीक है, न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया। इन्हें अक्षपात भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय है, जो इस बात का सूचक है कि दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक, तार्किक है। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या, आवश्यकी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल ग्रंथ न्याय सूत्र है, जिस पर वात्स्यायन ने न्याय भाष्य नामक टीका भी लिखी है। कभी कभी इनके जो ग्रंथ हैं वो पूछ लिए जाते हैं, और कई इस तरीके की मैचिंग भी देखने को मिली है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। आंसर तो बनता ही है, आंसर करना शुरू करिए। टाइम है सिर्फ आपके पास 30 सेकेंड। फातिमा, शहजादी, क्वेश्चन पे फोकस करिए। किस में स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जा सकता है? हिस्टोरिकल में, एथनोग्राफिक में, कंटेंट एनालिसिस में या नरेटिव एनालिसिस में? कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग क्वेश्चन पे। रोहित ने कहा है एथनोग्राफिक। सो लेट्स सी कि एथनोग्राफिक सही है या नहीं। बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर बी एथनोग्राफिक रिसर्च। स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का प्रयोग नृजातीय शोध में किया जा सकता है। स्नोबॉल प्रतिचयन एक गैर संभाव्य प्रतिचयन पद्धति है, और इस प्रतिचयन का प्रयोग कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के दौरान किया जा सकता है, जैसे किसी मादक द्रव्य का उपयोग करने वाले या चोर उचक्कों, जेब कतरों का नमूना लेने में स्नोबॉल काफी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है।
उसी के अनुरूप यहाँ नमूना बढ़ता है। क्या होता है, मान लो एक चेन की तरीके, स्नोबॉल क्या हो गया, चेन की तरीके आगे आगे एक दूसरे से जानकारी मिलती रहती है। स्नोबॉल में क्या होता है, स्नोबॉल क्या होती है, किस तरीके की, प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है, बताना जरा। स्नोबॉल प्रोबेबिलिटी है सैंपलिंग में या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है? सब लोग देखो, मुझे कोई बात नहीं है, मुझे कोई बात नहीं है बेटा, बट जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, और उस समय जब आपको ये दिखाई देगा कि यार बड़े क्वेश्चन टफ हैं, उस समय आपको मेरी बात याद आएंगी। उस समय आपको समझ में आएगा कि मैम क्यों कह रही थी कि बेटा सीरियस हो जाओ क्लास में। अभी नहीं समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। लास्ट टाइम जब एग्जाम देकर आए हैं बच्चे, तब उनका दिमाग देखने लायक था। उनसे जब मैंने क्वेश्चंस किए, बेचारे कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। पूछा जा सकता है बबीता, या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कभी कभी सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, या हो सकता है हिस्टोरिकल से भी संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है ना, या फिर एथनोग्राफिक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। बात क्या है, वही प्लेग्राउंड है, वहीं पर क्रिकेट होगा, जहां बैटिंग भी की जाएगी, जहां बॉलिंग भी की जाएगी, जहां फील्डिंग भी की जाएगी, जहां अंपायर भी होगा। लेकिन ये सब किसके बीच में होगा, उसी प्लेग्राउंड के बीच में होगा। सेम चीज है कि सेम सिलेबस होगा, बट क्वेश्चन कहां से पुटअप किया जाएगा कोई नहीं जानता। मे बी सेम, मे बी सम डिफरेंट। सोलर पॉन्ड पैटर्न देखिए आप लोग। सोलर पॉन्ड से क्वेश्चन, जो आपका ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, पहले भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है सोलर पॉन्ड। इसलिए जब भी आप क्लास पे आओ, बाला साहेब वेरी गुड बेटा, नॉन में आएगा वो, नॉन प्रोबेबिलिटी। याद रखिए, जब भी आप क्लास में हो, कॉन्सेंट्रेट करो उस क्वेश्चन को। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, बट आप लोग जरूर पढ़ो, जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, और अगर ये रिपीट होता है, ये सब मिलते जुलते, मान लीजिए अभी कोडिंग में दे दिया, अगली बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 1 या 2 में दे दिया, तो क्या करोगे, आता है हमें, कर लेंगे भाई। सोलर पॉन्ड क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सी और ई। सोलर, सोलर सिस्टम आपको पता है, सोलर सिस्टम लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ताप ऊर्जा संग्राहक है, एनर्जी कलेक्टर है, थर्मल एनर्जी कलेक्टर है। ऊष्मा ह्रास रोकने के लिए लवण प्रवृत्ता का प्रयोग होता है या उपयोग करते हैं। गर्म पानी का उत्पादन होता है। बिजली किससे आती, सोलर एनर्जी का नाम सुना होगा, तो सोलर ताल या कि सोलर पॉन्ड क्या चीज होती है, प्रमुख विशेषता है कि एक सौर ऊर्जा संग्राहक है। ऊर्जा ह्रास रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग किया जाता है। गर्म पानी उत्पन्न करते हैं। सौर तालाबों से निकलने वाली गर्मी का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इन तालाबों में बहुत बड़ा तापीय द्रव्यमान होता है। चूंकि ये तालाब गर्मी ऊर्जा का बहुत अच्छी तरीके से संग्रहित कर सकते हैं, वे दिन और रात के दौरान बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। सोलर पॉन्ड, व्हाट इज सोलर पॉन्ड, ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। फिर से इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन है आपके सामने, और मेरे ख्याल से ये आपको ही आंसर करना भी चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से जुड़ा ये क्वेश्चन अभी उस दिन मैंने करवाया भी था। आंसर शो हो गया, चलो वेरी गुड। अभी ये एसडीजी एमडीजी कल ही बता रही थी मैं। अच्छा, अभी वो लोग हैंड रेस करो जिनको कि लग रहा है कि हाँ यार बहुत ही अच्छी चीज चल रही है, और ऐसी चीजें और लानी चाहिए, पीवाईक्यू और लाना चाहिए 2022 का लेटेस्ट, जिससे कि पैटर्न मिल जाए, प्रैक्टिस हो जाए। किसको और पीवाईक्यूज देखने हैं, जरा अपने अपने हैंड रेस करना क्वेश्चन का आंसर देने के बाद। दीपशिका ने पहले कर लिया, वेरी गुड। चाहिए, इससे बेटर प्रैक्टिस कहीं नहीं हो सकती, इससे बेटर प्रैक्टिस नहीं हो सकती। यानी जो चीज आई है ना,
ताजा तरीन एकदम, कहते हैं ना वो गरम हलवा बन के निकला है, उसका जो टेस्ट होगा वो अलग ही होगा। चाहिए ना? चलो तब ठीक है। मुझे लगा तुम लोग बोर ना हो जाओ यार, इस वजह से पूछना पड़ता है बीच बीच में, कि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग कह रहे यार मैम काय को इतना टफ पेपर दिखा रहे हो हमको। मधुसूदन प्रॉपर है ना? सुपर से भी ऊपर? चलो तब ठीक है, क्योंकि अपने को डाउट हो जाता है जब तुम लोग कुछ रिएक्शन नहीं डालते हो ना, तो अपने को डाउट हो जाता है कि क्या बात है भाई बच्चे, क्या बात है, समझ नहीं आ रही, या मैम ने ज्यादा डिफिकल्ट डाल दिया, या फिर जैसे दूसरे लोग इजी इजी पढ़ाते हैं वैसा मैं पढ़ाना शुरू करूं, या जो एक्चुअल में पूछा जा रहा है वो पढ़ाऊं। हेल्पफुल क्लास है? चलो वेरी गुड। अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी में 31 टारगेट होते हैं जिसको अचीव किया जाना था 2015 तक। एमडीजी में 8 गोल हैं, एसडीजी में 17 गोल हैं या लक्ष्य हैं या टारगेट है। अब बताइए इसका सही आंसर। एमडीजी में कितने गोल हैं बेटा? पीवाईक्यू, एमसीक्यू, ये दो चीज इतने इंपॉर्टेंट है कि कह नहीं सकते। महेश, अभी मैं बहुत जल्दी मैराथन क्लास भी लाने वाली हूं, जिसमें कि आप लोगों को ढेर सारे एमसीक्यूज, ढेर सारे पीवाईक्यूज कराऊंगी। होता क्या है ना, जो चीज आ रही है उसको पढ़ने से ना चीजें क्लियर होती जाएंगी। जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको कुछ नया नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा अच्छा यही वाला क्वेश्चन, अच्छा अपने को तो आता है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैम ने कराया, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन से आता है। इजी तो कोई भी पढ़ा लेगा। ऑप्शन नंबर डी पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, और देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जिसको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी में पढ़े, जो इंग्लिश में समझ सकता है वो हिंदी में पढ़े, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एमडीजी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में स्वीकार किया गया, लेकिन लक्ष्यों के स्तर की गणना की गई। 2015 तक के लिए लक्ष्य किए गए 8 गोल और 18 टारगेट थे, और इन्होंने कितने बोले? 31 टारगेट। तो पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता है कितने टारगेट हैं तो आराम से बता लोगे, 8 गोल और 18 टारगेट 2015 तक पूरा करना था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य एसडीजी, एजेंडा 2030 आपका एसडीजी, 169 प्रयोजन यानी 169 टारगेट यहां पर करे गए, यानी आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है और पहला है वो गलत है। यानी अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। ओहो, फैलेसी का क्वेश्चन समझने की कोशिश करो जरा। बेटा मैं छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगी, क्लास तो मेरी यहां भी रहेगी, मेरी वहां पर भी रहेगी। ऐसा थोड़ी ना मैं अकेडमी के लिए ये क्लासेस छोड़ दूंगी, डोंट वरी। अभी तो मैं बाहर थी थोड़ा सा, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई, वो एक सेकेंडरी चीज है। प्रायोरिटी मेरा खुद का चैनल है भाई। ये क्यों सोच रहे हो कि मैं वहां चली जाऊंगी? प्रॉपर रहूंगी तो मैं यहीं पर ही। नगमा, क्या हुआ भाई, बोर हो गई क्या? कितने टाइम और चलेगी क्लास? थैंक यू राज। अपील टू अथॉरिटी क्या होता है बेटा रोहित? यदि तुम उसे 1 इंच दोगे तो वो 1 मील ले लेगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है कि मान लो तुम अभी उसको कपड़े दे रहे हो, वो अभी थोड़ी देर में आपसे हो सकता है कोट मांगने लगे, हो सकता है थोड़ी देर में वो कहे कि आप अपने जूते भी दे दो। धीरे धीरे करके वो क्या कर रहा है, आपसे चीजों की डिमांड करना शुरू कर रहा है। अभी नगमा मैंने भी नहीं खाया खाना क्या बताऊं, क्या आंसर होगा? मान लो नित्या है, नित्या ने कहा मैम 1 एमसीक्यूज करवा दो जरा मैम। मैम ने कहा चलो बेटा ठीक है 1 एमसीक्यूज करवा देते हैं। फिर उसने कहा मैम एमसीक्यूज तो करवा दिए, ऐसा करो थ्योरी क्लास भी करा दो। तो मैंने कहा चल भाई थ्योरी क्लासेस भी करा देते हैं।
फिर थ्योरी क्लास के बाद में थोड़ा और आगे बढ़े तो उसने कहा मैम मॉक टेस्ट भी लगा दो। अरे भाई, जब हमें पता है कि नित्या हमसे कह रही है एमसीक्यू फिर थ्योरी, हमें पता है कि अगर हम उसको एक एमसीक्यू एक्स्ट्रा सॉल्व करवाएंगे तो वो मुझसे 2 घंटे मेरा इसी में ले लेगी। तो क्या होएगा, ऐसी जगह पे स्लिपरी स्लोप हो जाएगी, फिसलन भरा ढलान। यानी पहले आप एमसीक्यू सॉल्व कराओगे, पीवाईक्यू कराओगे, थ्योरी कराओगे, नित्या मेरे पीछे पड़ जाएगी, फिर कहेगी मैम मॉक टेस्ट भी ले लो, ये भी कर लो, ये भी ले लो, ये भी कर लो। जब तुम उसे 1 इंच दोगे, कहते नहीं है कि बस हाथ पकड़ाओ गला तो अपने आप पकड़ में आ जाता है, तो यहां पर स्लिपरी स्लोप है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नित्या मेरे से कहेगी, लेकिन हमने अंदाजा लगा लिया कि अगर मैं उसका इतना सा भी काम करूंगी तो मैं क्या करूंगी, वो मुझसे कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करने को बोलेगी, कंटिन्यू कुछ ना कुछ आगे बढ़ाएगी। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो स्लिपरी स्लोप होती है, फिसलन, यानी कि हम फिसलते चले जाएंगे उसकी बातों में। क्लियर हो रही है बात, क्या होता है स्लिपरी स्लोप? समझ में आई बेटा? प्रतिभा, डिनर बर्तन किचन सब कर लिया बीच में, और आपकी क्लास भी अभी समझ में आया स्लिपरी स्लोप? ध्यान रखिए, जब हम किसी की बातों में हमें लगता है कि यार उसकी बातों में फंस ना जाए, कहीं ऐसा ना हो हम उससे थोड़ी बात करें और मेरा आधा घंटा ले ले, फिर 1 घंटा ले ले, फिर 2 घंटा ले ले, हम उसकी बातों में फिसलना नहीं है। फिसलन भरा ढलान, स्लिपरी स्लोप नहीं। अभी कोई निगेटिव मार्किंग का कंफर्म नहीं है, जैसा भी होगा बेटा वो बता दिया जाएगा, बट निगेटिव मार्किंग पॉसिबल नहीं है। फिसलन भरा ढलान अनाकारिक तर्क दोष है। एक ऐसा तर्क दोष जो दावा करता है कि एक घटना या कार्रवाई से दूसरी अधिक चरम घटना या कार्रवाई होगी, या इसमें कार्रवाई के इस आधार पर आपत्ति जताई जाती है कि अगर हम उसे एक बार कर लेंगे तो कुछ अवांछनीय परिणाम होने तक अतिरिक्त कार्रवाई होगी। यानी हम थोड़ा सा करेंगे और वो आगे आगे मेरी चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो इससे बेटर है कि पहले ही रुक जाओ। ठीक है बेटा, अभी आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब आ गया हायर एजुकेशन का एक क्वेश्चन। यूजीसी कवर्स द फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करना शुरू करिए। शहजादी नहीं खाया? नगमा, भूख तो मुझे भी लगी है यार, खाने की बातें मत किया करो, बेचारी मेरी एंजल भी बैठी हुई है, कल उसका टेस्ट है। अभी मेरे को सोचो कितना काम है कि अभी खाना तो करना ही करना है, उसके अलावा जो है एंजल का भी टेस्ट दिलाना है, बड़ा काम है यार। कंटेंट बनाने में ही मेरे को 1.5 घंटा लग जाता है, फिर नेटवर्क इशू हो गया तो दिमाग खराब करो नेट पे बैठे। सत्यवती नमस्ते बेटा, आंसर करते चलो बेटा सब लोग। यहां तो मतलब सोचो दिमाग का क्या होता होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बता दो भाई, अब तो मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए बी एंड सी। क्या क्या चीजें सम्मिलित है यूजीसी में? यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के अध्यापन विभाग, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी एफिलिएटेड कॉलेजेस, जबकि नर्सिंग संस्थान, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बस भाई हो गया हो गया हो गया। लेकिन अब मुझे जल्दी से ये बता दो, आप में से कितने लोग सीरियसली सीरियसली इस पीडीएफ को पढ़ने वाले हैं? वो लोग अपने अपने हैंड रेस करो। हाँ साबिया बोलो बेटा, जल्दी जल्दी करो बेटा, अब तो कंप्लीट हो गई क्लास, मेरे को भी भूख लगाई है, एंजल को भी देखूं फटाफट से। पढ़ोगे पक्का? मैं थोड़ी देर में बेटा अपलोड कर रही हूँ, 10 मिनट के अंदर, बस जरा सा उसको कुछ बना के दे दूं, 10 मिनट में मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में जो भी यूजीसी नेट की स्टडी करे उनको शेयर करो। टेलीग्राम ऑलरेडी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन करो बेटा। ये वेबसाइट से डाउनलोड होगा जिसका की लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास नहीं बेटा, ऑफलाइन क्लास नहीं लेती हूँ। इसका अनीस आपको मिलेगा पीडीएफ वेबसाइट से, जिसका लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है।
अबाउट सेक्शन या वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लो, मिल जाएगा। नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर देना, मैं डायरेक्टली आप लोगों को दे दूंगी। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेलीग्राम में जुड़े रहो क्योंकि वहां पर मैं सारी अपडेट आपको देती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए।